फिर से बंद हो गया है। अंजलि दी आपका ऑडियो। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ, आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ बोलिए। रही है? हाँ आ अब रही बोलिए। मैं अपनी बात फिर से शुरू करती हूँ। जहाँ से कल हम लोगों ने बात छोड़ी थी वहीं से आगे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। कुछ लोग हमारे बीच आज नए भी आए हैं। एक छोटा सा परिचय करा दूं। डॉक्टर भरत मिश्रा केरल से, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गुड़गांव हरियाणा से, डॉक्टर टी.आर. रावत लखनऊ से, श्री करुणा शंकर लखनऊ से। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ सहभागिता कर रहे हैं उन सबका भी आज के इस सत्र में स्वागत है। जैसा कि कल परिचर्चा हुई थी कि आज अपने प्रश्न रखेंगे आप लोग और उसका उत्तर दिया जाएगा। तो हमारे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं। मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रही हूँ। मित्रों, कल बात हुई थी, प्रश्न उठाए थे शैलेंद्र जी ने और रावत जी ने उनका समाधान प्रस्तुत किया था। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो हमारे सहभागियों के मन में छूट गए थे। उन प्रश्नों को रखेंगे और हमारे बीच उपस्थित जो वक्ता हैं, हमारे अतिथिगण हैं, वो उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और परिवार अगर विदा हो गए तो राष्ट्र विदा हो जाएंगे, क्योंकि परिवार ही राष्ट्र की पहली इकाई है। तो परिवार को इतना महत्व देना इसलिए बहुत जरूरी है। मित्रों, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें तो बेकार ना कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते। मैं कहना चाहूंगी अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कि बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें तो बेकार ना कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, घर के आंगन में दीवार ना कर। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा परिवार संतुलित रहे। और परिवार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चा परिवार से ही सब कुछ सीखता है, संस्कार पाता है और समाज में अपना प्रतिदान देता है। तो हम प्रारंभ करते हैं। अनुमति है आप लोगों की? मैं अतिथियों से अनुमति लेना चाहती हूँ। ठीक है। पहला मेरे पास जो प्रश्न आया था, घर से दूर रहने पर पारिवारिक चिंता तो होती है, और चिंता का कारण अगर खुद माता पिता हो और उनकी आपसी लड़ाई झगड़े, उनके रोज रोज की बहस, यहाँ तक कि अगर अविश्वास की स्थिति और तलाक की स्थिति भी आ जाए, तो ऐसे में और घर में बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु लगभग 18 साल से भी कम है, तो उन्हें इन चीजों से कैसे बचाया जाए और खुद को संतुलित कैसे रखा जाए। मैं ये प्रश्न डॉक्टर रावत जी से करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच? जी सर। हाँ, जो ये सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, ये पारिवारिक तनाव में सबसे ज्यादा दिक्कत जो पैदा हो रही है, जो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो बच्चे ही। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको बेचारों को एक तो माँ और बाप दोनों से इमोशनल बॉन्डेज उसकी होती है, और दूसरा उसको दोनों से ही सहयोग की, प्यार की, लाड़ की जरूरत होती है। और जब परिवार में ये खींच तनाव चल रहा होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की होती है। और जब माँ बाप में से कोई भी एक दूसरे से नहीं जीत पाता तो सारी खुन्नस निकालता है बच्चों। तो आज ये तनाव के माहौल में सबसे ज्यादा शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए भैया, आ रही है आवाज़। हाँ, तो ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी दुश्वारियां और दिक्कतों का समय ये चल रहा है, जो खासतौर से पारिवारिक बिखरावों का समय। माँ बाप के रहते हुए बच्चे अनाथ हो जाते हैं। माँ बाप दोनों जिंदा हैं लेकिन एक किसी से वो मिल नहीं सकते। कई बार जब तलाक हो जाते हैं किसी एक को बच्चा सौंप दिया जाता है। ये
सारी दिक्कतें हो रही हैं, कोर्ट्स ने भी इन चीजों का संज्ञान लिया है और कोर्ट्स ये ध्यान देते हैं कि इनमें से कौन बच्चे का रखरखाव ठीक से कर सकता है, बच्चे को उनको सौंपता है। अगर माँ अच्छे से कर पा रही है तो माँ को प्रीफर करते हैं, अदरवाइज अगर माँ करने में सक्षम नहीं दिखती है तो बाप को सौंपते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के दूसरे लोग जो उस परिवार के न्यूक्लियर फैमिली के दूसरे सदस्य हैं या मायके के लोग हैं या ससुराल के लोग हैं, उनको भी उन बच्चों के प्रति हमें थोड़ा सा ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, उनके प्रति सहानुभूतिप्रद होना पड़ेगा। समाज को भी सहानुभूति के साथ रहना होगा, क्योंकि ये इन बच्चों की बड़ी समस्या है। अदरवाइज वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं। उस समय जब 18 से कम के होते हैं तब तो वो दूसरे बदलावों से भी गुजर रहे होते हैं, तो और भी ज्यादा तनाव की स्थिति होती है। ऐसे में इन बच्चों को बचाने के लिए पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है। उन माँ बाप की तो है ही, उन माँ बाप को तो सोचना ही चाहिए कि कम से कम उन बच्चों के लिए तो वो एक साथ रहें। और दूसरा, और समाज के जो लोग हैं जो उन चीजों को समझ रहे हैं, उन बच्चों के प्रति हमें सहानुभूतिप्रद होना, थोड़ा सा बच्चों को भी परिपक्व होना पड़ेगा, इमोशनली भी परिपक्व होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए भी अपने हिसाब से भी करना पड़ेगा, जिससे उस परिस्थिति का सामना कर पाए। तो बच्चों को भी थोड़ी सी समय, आजकल तो बच्चे हॉस्टल में भी जाने लगते हैं, छोटे बच्चों को भी हो जा रहे हैं, तो उस चीज से थोड़ा सा अगर वो हॉस्टलर हो जाते हैं तो भी वो चीज थोड़ी सी उनके दिमाग से निकल सकती है कि नहीं, परिस्थिति ने उनको अलग किया है। ये भी एक निदान हो सकता है कि अगर वो हॉस्टल बनाते हैं, जाए डे बोर्डिंग में वो रहते हैं या बोर्डिंग में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उनको ये महसूस होगा कि माँ बाप का किसी कारण से तो ऐसा नहीं होता है, तो माँ बाप को कम से कम इतना तो कर देना चाहिए कि उन बच्चों को ऐसा वो कर लें और उनको अपनी परिस्थितियां, अपना तनाव ना पाए। हेलो, मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसमें कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। रावत जी ने जो भी बात कही वो उससे ही संबंधित हमारा अगला प्रश्न क्या शहरी जी ऐसा नहीं लग। हेलो, हाँ, प्रश्न दोहराइए प्लीज। ये भरत मिश्रा आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ कट रही है आपकी। क्या पारिवारिक तनाव शहरी जीवन में स्थायी बन गया है, ऐसा नहीं लगता आपको? ये सवाल हमसे है दीदी? जी भरत। हाँ, एक्चुअली रावत जी ने जो बातें कही वो सही हैं अपनी जगह, सारी बातें जो उन्होंने कही, लेकिन मेरा इसमें एक और मत जोड़ने का है। और आपकी जो प्रश्न है कि शहरी जीवन से जुड़ा हुआ, एक्चुअली सवाल कहीं और हैं। सवाल या ये कहें कि इनका समस्या का जो... भरत, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है और लोगों को? भरत जी, हाँ थोड़ा, हाँ हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है? आ रही है। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ों की बात हो रही है उसमें समस्या कहीं और है। मैं जैसा देखता हूँ इस चीज़ को कि ऐसे बहुत सारे घर देखे मैंने जहाँ पे पारिवारिक समस्याएं हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच की जो समस्याएं हैं उनको बहुत बार काउंसिल किया जाता है, बहुत बार लोग उसको उनके बीच मध्यस्थता करते हैं, वो लोग भी आपस में बैठ के कई बार वो भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पर नहीं हो पा रही हैं, नहीं हो पाती हैं। तो उसके पीछे जो मैं समझता हूँ कि मूल कारण, जब समस्या पैदा हो गई, जैसे कि अभी एक किसी ने मुझसे पूछा था कि वैक्सीन बन जाएगी तो क्या कोरोना ठीक हो जाएगा। तो जिनको कोरोना हो चुका है उनको वैक्सीन लगाने से वैक्सीन का कोई असर नहीं होता।
तो यहाँ पे समस्या वो है कि जिन घरों में ये समस्या पैदा हो गई है, जिनके बीच में ये तनाव और फ्रैक्शंस पैदा हो चुके हैं, वहाँ पे अब ये जो तरीके हैं वो काम कर नहीं रहे हैं। उसमें एक ही तरीका काम करता है, वो हम सब जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति को या दोनों व्यक्तियों को अत्यधिक सीमा पार सहनशील होना पड़ेगा, और साथ में सहनशील होने के साथ साथ एक जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड कहते हैं, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, उस शब्द के साथ जीना पड़ेगा। तभी जाके आप के लिए, अगर आपकी प्रायोरिटी वो बच्चा है जो आपके घर में है और आपको लगता है कि उससे बड़ी प्रायोरिटी आपके लिए कुछ नहीं है, प्राथमिकता आपके लिए कुछ नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाएं और सहनशील हो जाएं। और उसमें कई चीज़ें जिनको आप ईगो कह सकते हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, इन चीज़ों को बाहर रखने की प्रयास करें। ये एक संभावना है, ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तरीका सिर्फ अच्छा दिखता है, ये तरीका अच्छा है नहीं। इसमें हो सकता है कि आप उस बच्चे को थोड़ा बुरे माहौल से बचा ले जाएं, लेकिन आप अपने आप को कहीं अपने अंदर आप अपने आप को मार रहे हैं। आप अपने आप को मारते जाएंगे लगातार जब तक आप ये प्रयास करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि समस्या वहाँ है जहाँ ये समस्या शुरू हुई थी। यानी कि अगर हम ये बात करें, अगर मैं वो विषय लेके आऊँगा तो शायद ये चर्चा मुड़ जाए दूसरी तरफ। मैं बात करना चाहता हूँ उस विवाह की, और विवाह के जो तरीके हैं उन पे, और जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, और जो हमारा आज के युवक का जो क्रेज़ है विवाह के लिए, वो इन सब चीज़ों को लेके आता है। क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है, जो क्रेज़ है, आप अगर एक बात मैं मोटी मोटी भाषा में कहूँ तो अपने हिंदुस्तान में, अब शायद पूरी दुनिया में ऐसा होता हो कि जब एक बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं उसके बाद से लेके वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ शादी के लिए तैयार होते हैं। आप देखें तो बच्चा पढ़ता भी इसलिए क्योंकि वो अच्छी शादी कर सके, या वो अच्छी नौकरी करना चाहे। कई लोगों से मैं बात करता हूँ, वो 30 साल के हो गए, शादी नहीं की। मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो कहते हैं कि पहले पैसा जोड़ लूँ जिससे कि मैं अपनी बीवी को अच्छा कुछ दे सकूँ या शादी के लिए अच्छा कुछ रख सकूँ। तो मतलब उनके जीवन का पूरा फ्रेमवर्क शादी पर निर्भर करता है। और इसीलिए बहुत सारी जो लड़कियां हैं हिंदुस्तान की, वो बड़ी ही होती हैं, शादी के सपने लेकर ही बड़ी, भले उन्होंने बुरी से बुरी शादियां देखी हों, पर फिर भी हम उससे बाहर नहीं जा पाते। तो कारण क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट इन विवाह के लिए इतना है, बचपन से है, और सारी कयास, सारी कोशिश इसी की तरफ है। तो जब हम इस शादी में पहुंचते हैं तो हमें वहाँ वो हासिल नहीं होता है जिसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी लगाई। तो कहीं जो एक हताशा, निराशा हमें मिलती है, क्योंकि हमने कहानियों में पढ़ा होता है, पिक्चरों में देखा होता है, तो हमारे अंदर एक अलग तरह का इल्यूजन होता है। और जब हम उन चीज़ों में जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये तो वो नहीं है, ये इससे हमको वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या वहाँ है, लेकिन वो एक अलग विषय है। मुझे लगता है वो एक अलग विषय है जिस पे एक अलग से बात की जानी चाहिए। भरत जी, एक प्रश्न आया है कि आपको नहीं लगता कि आज की जटिल जीवन शैली ने मनुष्यों से प्रेम जैसी चीज को छीन लिया है? मैं समझता हूँ जटिल जी, बहुत सारे जी 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 बहुत सारे नहीं, कर्ण जी अभी आपसे बात करते हैं। बहुत सारी समस्याओं ने, एक मिनट मैं अपना प्रश्न पूरा करूं। बहुत सारी समस्याओं की जो जड़ है वो आपसी। हेलो, कर लें अपने अपने कैमरा ही ब्लॉक कर लें। हाँ, ध्यान दें इस बात को। देखिए, ये वो समस्याएं हैं, एक तो जटिल जीवन शैली के बाद आसान नहीं है आज के जीवन में सरवाइव कर पाना। बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं के साथ साथ प्रेम जैसी चीज को भी अपने भीतर जीवित रख पाना और उसके साथ चल पाना सहज नहीं है। तो क्या कहीं ऐसा ही लगता है कि इन दोनों चीजों की कमी हो रही है हमारे जीवन में? जी, हम बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, संतुलन की कमी है। देखिए, मैं जहाँ तक इसको, ये प्रश्न मेरे पास आया हुआ जी जी, मैं इस बात को दूसरी तरह से समझता हूँ। ये एक तरह का बहानेबाजी है। ये एक तरह की बहानेबाजी यूँ है कि हम अपनी गलतियों, यानी कि जो हमारे अंदर कमियां थीं या जो हमने शुरू से गलतियां करी, कमियां करी, उसका ठीकरा हम आज की जटिल समस्याओं पे फोड़ रहे हैं। ऐसा, ये सही नहीं है। ये जटिल समस्याएं सबके लिए हैं, ये जटिल समस्याएं हमेशा हैं। जीवन जटिल हमने ही बनाया है।
ठीक है, हम कह रहे हैं जटिल जीवन बना हुआ है, बहुत सारे लोग सरल जीवन भी जी रहे हैं उसी माहौल में जहाँ आप कठिन जीवन जी रहे हैं। तो कठिन जीवन और सरल जीवन ये आपकी अपनी धारणा है, आपके अपने ट्रीटमेंट का तरीका है, आपने अपने जीवन को कैसा ट्रीटमेंट दिया है, तो उस आधार पे ये जटिल है। तो जटिलता पे, जीवन की जटिलता पे, ज़िंदगी की समस्याओं के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी समझ पे निर्भर करता है कि हम किस वजह से, किस विषय पे, क्यों हम इस विवाह में अंदर आए, और उस विवाह के लिए हमारी क्या तैयारी थी। हमारी कोई तैयारी नहीं थी सिवाय इसके कि हमने ये सोचा था कि शायद थोड़ा बैंक बैलेंस बना ले। तो मुझे लगता है कि इस पे एक लंबी चर्चा की जा सकती है। जी, एक प्रश्न और आया है कि भरत जी, एक प्रश्न और आया है, कोई और अगर उत्तर देना चाहे शैलेंद्र जी, कि आपसी अविश्वास जो है वो इन परिस्थितियों में पैदा हो गया। जो पति पत्नी में आपसी अविश्वास था, तनाव था, जो हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ये लॉकडाउन के पीरियड में और अधिक सामने उभर के आ गया। क्या ये वजह नहीं है कि हमारे परिवार में तनाव उत्पन्न हुआ और बच्चे इससे ग्रसित हुए? नहीं, ये चीज के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। जो चीजें मतलब पहले से थी, ऐसी बात नहीं है। जो विश्वास था वो पहले से भी था, नहीं था तो ये नहीं ही है। अब वो बढ़ता इसलिए गया क्योंकि आप, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अब जब ज्यादा परिचय, तो उन चीजों को ज्यादा बड़े स्तर पर ले आया कि हम पहले बाहर जाकर के उससे थोड़ा निजात पा लेते थे, दोस्तों से मिल करके, इन लोगों से मिल करके। और जब एक बार अविश्वास पैदा हो जाता है तो आप कितने भी प्रयत्न करिए, उनका कोई लाभ होता नहीं है। आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो वो आप एक और आप प्रयत्न करते जाइए। एक बार अगर वही वाली बात है कि अगर दूध में नींबू पड़ गया है तो आप उसमें दूध कितना भी मिलाते जाइए, फटता ही जाएगा, सारा कुछ खराब ही होता जाएगा। ठीक है, तो बस ये है, आप किसी को न विश्वास दिला सकते हैं और न विश्वास दिला सकते हैं। ठीक, अगर आप ये काम करने लगे फिर आप में एक हीन भावना धीरे धीरे विकसित होती चली जाएगी कि हम, या आप करते जाओ, आप प्रयत्न करते जाओ, दूसरा उसको नकारता जाए, आप प्रयत्न करते जाओ, नकारता जाए। तो आप, मुझे लगता है कि जो जैसा है। शैलेंद्र, मैं एक मिनट आपका लूंगी। देखिए, जिंदगी के उस मोड़ पर जब बच्चे बड़े हो रहे हों और वो हमारे सामने खड़े हों, हमें देख रहे हों, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम घर से बाहर जाकर को रिलीज करें। वो हमें पढ़ते हैं, हमें समझना चाहते हैं। बच्चे सिर्फ उस स्थिति में वो हमसे ये अपेक्षा करते हैं, उस स्थिति में हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें समझें। वो हमारे और हमारी पत्नी की, हमारे साथी की आपसी समझ को देख कर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहीं हमारा अपना जो व्यक्तिगत, जी 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 देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे कुछ लोग ये समझ रहे थे, जैसे अभी आपने शायद कहा कि परिवार से ही बच्चे सीखते हैं, ऐसी कोई मेरी धारणा है नहीं। मैंने अपने परिवार के बजाय जितना, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं, मेरे घर में गोरखपुर का कल्याण आता है पत्रिका के रूप में, और उसमें मैं माँ की छवि पढ़ता था, पिता कैसा होता है ये पढ़ता था, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ता था। और जब बाहर देखता था तो उनसे कोई मेल नहीं बैठता था। तो उन सब पढ़ी हुई कहानियों का मुझ पर कोई, जी जी शैलेंद्र जी, आवाज चली गई। जी भरत, आपको आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। असर नहीं हुआ क्योंकि मैं देख कुछ हो रहा था। बच्चे सिर्फ परिवार में सीखते हैं, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। दूसरे की माँ जैसे आलू बच्चे, उनको बांध करके रखे हैं, बाहर खेलने नहीं देंगे, पार्क में जाने नहीं देंगे। दोस्तों के साथ जा रहा है तो बड़ी शंकाएं हैं कि कहाँ जा रहा है, गलत रास्ता तो नहीं भटक रहा है। हम बच्चों पर यह विश्वास किए बैठे हैं। तो बच्चा, हम जो बच्चा बहुत देर से सीख रहा था उसको मम्मी पापा पर ही निर्भर किए दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि बच्चे भी अपना संतुलन बना लेते हैं थोड़े दिनों बाद कि मम्मी ठीक कह रहे हैं या पापा ठीक कह रहे हैं, या उसमें से एक से जुड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं है फिर एक से ही जुड़ करके और अपना वो काम चलाता रहता है घर में। अपेक्षा करूंगी इस प्रश्न पर दो शब्दों की अपेक्षा करूंगी भरत, दो शब्दों की अपेक्षा करूंगी इस प्रश्न पर भरत से भी, कि दो शब्दों में अपनी बात कहें। इस प्रश्न के उत्तर
देखिए, जी। 2 शब्दों में बात सिर्फ इतनी सी मैंने पहले भी कह दी कि बात इस बात से मैं एग्री करता हूँ शैलेंद्र भैया की, जो उन्होंने कही कि एक बार समस्या शुरू हो जाती है तो वो फिर वो हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको संभालने का सिर्फ 2 ही तरीका है कि अगर आपके लिए आपका बच्चा प्राथमिकता है, प्राथमिकता यानी कि आपसे ज़्यादा प्राथमिकता है, आपकी प्राथमिकता अपने लिए नहीं है। मैं इस आइडियोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ कि हमें फर्स्ट अपने आप बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को ठीक रखना चाहिए, तब हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। ये सही आइडियोलॉजी पर यहाँ पे लागू नहीं होती। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें प्राथमिकता, अगर हमारा बच्चा है तो उस बच्चे की प्राथमिकता के हिसाब से हमें उस कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, और तब जाके इस स्थिति को संभाला जा सकता है। उसमें हमें अपना ईगो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या संभव। ऐसा जैसे कि पुराने टाइम में हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप और उनके माँ बाप करते आए थे। आज वो स्थितियाँ संभव इसलिए नहीं हो रही क्योंकि समस्याएं वैसी नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं, स्त्रियाँ जागरूक हो रही हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं, क्या सुनना चाहती हैं, तो यहाँ ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो सिर्फ यही एक सोल्यूशन मेरी समझ में आता है। ओके ओके, मेरे हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, डॉक्टर रावत सर से। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, हेलो जी। एक प्रश्न आया है हमारे पास कि समाज में वृहद आर्थिक चुनौती है और वो चुनौती परिवार के सामने भी आ रही है, उससे कैसे निपटा जाएगा? वो एक तनाव का बड़ा कारण होने वाली है। बिल्कुल। इस समय जब अधिकांश फैक्ट्रीज यूनिट्स बंद हो रही हैं, तो खासतौर से प्राइवेट नौकरी जो लोग कर रहे थे उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए है। अगर हम अपने अनावश्यक खर्चों को कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए कैंसिल करें, कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दें, बहुत बड़ी समस्या से हम लोग उबर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सबसे आज का, अभी तक का सबसे ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमने बचतें बहुत की हैं। इस दौरान में जब हमारे पास खर्च करने के साधन भी कम हो गए, तो हमें इस समय को थोड़ा सा कठिन समय मानते हुए अपने खर्चों पर लगानी पड़ेगी और प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। कौन से खर्चे हमारे उनको हमें सस्टेन चलाना पड़ेगा, और जिनको जो लघुकालिक खर्चे हैं, जिनसे कोई ज्यादा दिनों तक फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो खर्चे में डाल लें, तो हम ज्यादा इस कठिन समय में ज्यादा देर तक हाँ, और परिवार हेलो हेलो, हाँ दीदी। जी रावत जी, हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हेलो, डॉक्टर साहब की आवाज़ थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है दीदी, आ रही है दीदी। एक कहना ये था, हाँ हेलो, हाँ जी जी जी, कि जो हमारे खर्चे हैं उनमें हमें देख लेने पड़ेंगे कि कौन से अति आवश्यक खर्चे हैं, उनको हमें करते रहना चाहिए। लेकिन जो खर्चे हमें लगते हैं कि इनके बिना भी चला सकते हैं, अभी हम 4-6 महीने, 6-8 महीने से ज्यादा ये आपदा नहीं रहने वाली है, तो 6 महीने तक के ऐसे खर्चे हम देख लें कि जो खर्चे अभी अति आवश्यक नहीं है, उनको हमें टाल देना पड़ेगा। काम करने के तरीके हमें अगर बदल पड़ा अपनी नौकरी के लिए, तो वो भी हमें विचार करना चाहिए। हम जो जिस काम पहले से जानते हैं, अगर वो अब काम का नहीं रह गया है, तो हमें कुछ समय के लिए अपना दूसरा काम भी देखना चाहिए कि सेकंड काम हम क्या कर सकते हैं जिससे कुछ अर्निंग कर पाए, तो हम शायद इस समय से, इस बुरे समय से आसानी से निकल पाएंगे आर्थिक रूप। जी जी। एक हमारी परिचर्चा में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो अंजलि दीदी, मुझे लग रहा है अंजलि कि इस दीदी परिचर्चा एक को मिनट। दोबारा से मुझे कनेक्ट करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, वही समय थोड़ा सा जाएगा। आप यही कहना चाह जी जी, यही कहना चाह रहा था कि हम समय लोग जैसे ही ये बंद हो जाए वापस मुझे कनेक्ट लगा हो भरत जाए। जी, जब भी ये बंद हो जाए आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोबारा से कनेक्ट कर लें, और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स में परिचर्चा आगे बढ़ रही है। पार्टिसिपेंट्स कितना में टाइम बचा है भरत जी? 5 मिनट और बचा होगा। पार्टिसिपेंट्स में 5 निधि, मिनट बचा है, और हमारे पार्टिसिपेंट्स में निधि निधि जी कुछ कहना चाह और रही है। मोनिका दोनों कुछ कहना चाह रही हैं। तो निधि कुछ कहना चाह रही है, हाँ, लेकिन मैं बस 2 मिनट के बाद निधि जी से बात करूंगी। निधि 2 मिनट का टाइम और लूंगी, उसके बाद दोबारा से कनेक्ट होके आपसे बात करती हूँ। एक बड़ा मासूम सा प्रश्न मेरे सामने आया है
बच्चों को देखने वाले। मैं कुछ कहूँ इस पे? हाँ हाँ भरत जी कहिए। देखिए, मैं इस समस्या से बहुत अच्छे से मैं ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं 3 महीने से इस समस्या से जूझ रहा हूँ और मैं इसका बड़ा अच्छा निदान निकाला। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता था कि मैंने शुरू से ही, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले से ही मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये स्थिति आने वाली है। और इस स्थिति का निवारण क्या हो सकता है कि जब हम बच्चे को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में इंगेज करें, तभी ये संभव है। आप उसके साथ बहुत देर टीवी नहीं देख सकते, आप उसको मोबाइल नहीं दिखा सकते, आप बाहर खेलने नहीं जा सकते, तो आपके पास ये रास्ता है कि आप उसको कैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। और मैंने इसकी पूरा प्लानिंग दिमाग में पहले कर रखी थी कि ये क्या क्या हो सकता है। तो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें करी और उससे बड़ा लाभ मुझे प्राप्त हुआ। जैसे कि कम से कम कल ही वो मुझे गिन के बता रहा था कि उसने 18 चीज़ें क्राफ्ट में बनाई हैं। और उन 18 चीज़ों के क्राफ्ट करने के लिए मैंने काफ़ी थोड़ा पैसा भी लगाया उसमें। सामान ला। मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का है बच्चा भरत जी। हाँ नहीं ठीक है, कोई भी किसी भी साल का हो, उनके लिए एक्टिविटीज़ उसी तरीके की होंगी। मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिव एंगेजमेंट का, है ना। और ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। हालांकि इंटरनेट पे आप गूगल पे डालेंगे 3 साल के बच्चे के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ 1000 पेज खुल के आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं में आपके पास ढेर चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस कंडीशन में पेरेंट को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। प्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि बच्चा जब कुछ प्रोडक्टिव करता है तो वो उससे इंगेज रहता है। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स को उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी में साथ में लगना पड़ेगा, ठीक है। तो वो समय आपको देना पड़ेगा। जब आप साथ में लगते हैं तो बच्चा कठिन काम भी मज़े से करने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा ज़रूरी है समय है। मैंने इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, कम से कम 25 से 30 एक्टिविटीज़ करवाई और वो इतना खुश है, वो उस चीज़ों में इंगेज रहता है। और हालांकि धीरे धीरे अब समय 3-4 ज़्यादा महीने हो गए तो थोड़ा सेचुरेशन आने लगा, लेकिन अब तक मैं उसको होल्ड करके रख पाया था। अच्छा, एक प्रश्न, 2 प्रश्न और बचे हैं बहुत छोटे छोटे से, मैं जल्दी से उनका उत्तर चाहूंगी। जो शहर से श्रमिक गांव लौटे हैं उनके पास ना काम है ना पैसा, ऐसे में शैलेंद्र जी वो क्या कर सकते हैं? उनके परिवार में तो बहुत तनाव है और बहुत अजीब सी स्थितियां हैं जी। हाँ जी, देखिए जो परिवार गांव लौटे हैं, ठीक है, वो यहाँ से मान करके गए हैं कि हमें बिल्कुल साधारण जीवन जीना है, ठीक है जी। रोटी की समस्या वहाँ उन्हीं लोगों के सामने आई है जो शर्म के मारे या लज्जा के मारे गांव में काम नहीं कर सकते। नहीं तो गांव में अब ये जरूर हुआ है कि जो पहले मजदूरी 150-200 रुपया हो गई थी वो फिर घट के 100 रुपये पर आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि गांव में काम नहीं है, गांव में खेती के काम अभी भी जारी है, गांव कहीं भी लॉक नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। गांव में अभी भी गन्ने अभी गन्ना काटा जा रहा था, अभी और फसलें काटी गई, गांव कहीं भी बंद नहीं है, गांव में काम है। लेकिन वही वाली बात है, अभी रावत जी ने कहा हम जो काम कर रहे थे क्या हम दूसरा काम करने के लिए राजी है या नहीं? अगर राजी है तो गांव में ऐसी कोई समस्या, रोटी की समस्या कम से कम गांव में नहीं है। ये मूल्यांकन का मतलब यथार्थ है ये। जी जी, एक अंतिम प्रश्न है कि रिश्ते आजकल बचे ही नहीं है, चाहे वो लॉकडाउन हो या लॉकडाउन से अलग की बात हो, तो टूटते हुए रिश्ते और टूटे हुए दिखाई पड़ने लगे लॉकडाउन में। भरत जी आप कुछ कहेंगे? देखिए, सारी चीज़ों की समस्याएं लॉकडाउन है ही नहीं। ये लॉकडाउन में जैसे कि शैलेंद्र भैया ने कहा था कि ज़्यादा जान लेने से वो उभर के आ गई, या कल रावत जी ने भी कहा था कि हमारा जो शीशा है वो कुरूप चेहरा दिखा रहा है। तो वो जाहिर सी बात है कि उजागर हो गई वो चीज़ें, पर वो थी हमेशा से, वो समस्याएं हमेशा से थी। और मैं जहाँ तक इतने सालों में समझ पाया हूँ कि रिश्तों को बनाने के लिए प्रेम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैं शायद थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। इसमें प्रेम की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत समझदारी की है। रिश्ते समझदारी से चलते हैं, प्रेम एक क्वोशंट हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है। कई रिश्ते ऐसे भी हैं जो बिना प्रेम के सिर्फ समझदारी से चल रहे हैं। तो ये समझदारी जो है ये कोई घुट्टी में पिला नहीं सकता। समझदारी आपको, जिसको हम विजडम कहते हैं, जिसको हम विजडम को विवेक जो कहते हैं, विवेक से ये चीज़ें हो सकती हैं। और विवेक कोई पैदा नहीं करता, विवेक आता है। और वो आता है आप जब सही मामले में शिक्षित हो जाते हैं। शिक्षित का मतलब यहाँ लिटरेट से बिल्कुल भी नहीं है। जब आप वाकई में विजडमफुल हो जाते हैं तब अपने आप विवेक पैदा होता है और उस विवेक से ये समझदारी पैदा होती है। अगर जहाँ पे भी, अगर मैं भी किसी रिश्ते में ठीक नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं विवेकपूर्ण नहीं हूँ, और मैं इसी को सबसे बड़ा कारण मानता हूँ।
ख्याल से आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम के बाद विवेक ही बचता है, जिससे रिश्ते